हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू क्लैरिटी विद मानस। सो आज एक कंपनी के बिजनेस अपडेट के बारे में तो बात करेंगे ही, बट उसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं जो एक्टिव इन्वेस्टर बोलता रहता हूँ कि हमें कंपनीज को ट्रैक करना चाहिए, उसके हिसाब से एक्ट करना चाहिए। तो मैं एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि ये जो कंपनीज को मैं ट्रैक करता हूँ उसके बेसिस पे क्या एक्शन मैंने लिया इस बार, और कैसे आपको सोचना चाहिए एज एक्टिव इन्वेस्टर कि आप कंटिन्यूस ट्रैकिंग तो कर रहे हैं बट क्या एक्शंस लेंगे, आपका पोर्टफोलियो उसकी वजह से किस तरीके से चेंज होगा, और कैसे एज एक्टिव इन्वेस्टर को हमेशा तैयार रहना चाहिए अपनी थीसिस को चेंज करने के लिए और अपनी इन्वेस्टमेंट्स की एनालिसिस करते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रीबैलेंस करने के लिए, और किसी भी तरीके से कंपनी की परफॉर्मेंस के हिसाब से नया पैसा कहाँ पर लग रहा है उस डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। तो जिस कंपनी की आज हम बात करेंगे वो उसका नाम है इंडिया शेल्टर हाउसिंग फाइनेंस, जो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस की एक कंपनी है। और पास्ट में मैंने इस कंपनी के बारे में बात किया है, जो लीडिंग सेक्टर ग्रोथ कंपनीज हैं उस सेक्टर में इस कंपनी का नाम था। और पास्ट में अगर आप देखेंगे तो अभी तक पिछले कई क्वार्टर से, एक दो साल से इनफैक्ट ये हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर, इनफैक्ट ओवरऑल हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर की सबसे लीडिंग कंपनी बनी हुई थी इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। और अगर आपको डिटेल में इस कंपनी का बिजनेस मॉडल समझना है तो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो मैंने पहला वीडियो बनाया था इस कंपनी के ऊपर, आप जाके उसमें चेकआउट कर सकते हैं। बट ओवरऑल ये कंपनी जो है छोटे शहरों में टायर 3 टायर 4 सिटीज़ में जो बिजनेस इनकम वाले लोग होते हैं उनको ज़्यादा होम लोन्स देती है। और पास्ट में इसकी जो लोन बुक की ग्रोथ है वो अराउंड 35% से या उससे ज़्यादा रहती थी। फिर कंपनी ने कुछ क्वार्टर्स पहले अपना गाइडेंस एक तरीके से 30 टू 35% कर दिया था, और कंपनी की ग्रोथ फिर 35 से कम होने लगी, 31 32। और फिर उन्होंने क्वार्टर 4 ऑफ लास्ट ईयर में अपनी गाइडेंस को जो रिवाइज करके इस साल के लिए 25 टू 30% कर दिया था। तो धीरे-धीरे गाइडेंस कंपनी की कम हो रही है, जैसे-जैसे साइज़ बड़ा हो रहा है उसकी वजह से भी ऐसा होता है। बट बाकी इस गाइडेंस के अगेंस्ट आप देखते हैं कि इस बार Q1 FY27 में कैसे रिजल्ट्स आए और कैसी रही कॉन कॉल, और क्या उसके बेसिस पे मैंने एक्ट किया इस कंपनी के ऊपर। तो देखिए Q1 FY27 में सबसे पहले हम AUM की बात करेंगे तो इनका 11,284 करोड़ का AUM हो गया है। इस बार इन्होंने अपने बिजनेस अपडेट में बताया कि ये जिस तरीके से लोन बुक को काउंट करते हैं थोड़ा सा चेंज किया। अभी तक ये लोग क्या करते थे कि डिस्बर्समेंट के जो चेक हैं वो जिस दिन रेडी हो जाते थे और कस्टमर को दे देते थे तभी अपने लोन बुक में ऐड कर देते थे। बट इस क्वार्टर से इन्होंने इस अकाउंटिंग को थोड़ा सा चेंज किया है। जब वो होम लोन के जो चेक हैं जिस दिन अपने अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, मतलब जिस दिन क्लियर हो जाएंगे इनकी तरफ से, वो पैसा एक्चुअली में ट्रांसफर हो जाएगा जिसको होम लोन दिया गया है उसके अकाउंट में, उसी दिन ये लोग अपना होम लोन को अकाउंटिंग बुक में ऐड करेंगे। तो ये जस्ट एक अकाउंटिंग का एक तरीके से चेंज था। इससे एक्चुअल बिजनेस पे उतना कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि प्रॉफिट और जो इंटरेस्ट है वो एनीवे उसी दिन से काउंट होता था जिस दिन से पैसे एक्चुअली में ट्रांसफर होते थे। बट इसकी वजह से थोड़ा सा इनका एयूएम पे अकाउंटिंग कम हुई है। इस बार इनके डिसबर्समेंट अराउंड 641 सीआर के दिखे हैं, जिसकी वजह से एयूएम जो है 11,284 का है। तो देखेंगे जो लोन बुक में ग्रोथ है वो अराउंड 24% की हुई है, 23 पॉइंट समथिंग 24% की ग्रोथ हुई है। बट अगर ये अकाउंटिंग का पुराना तरीका रखते तो डिसबर्समेंट अराउंड 1,000 करोड़ के हो जाते, तो शायद लोन बुक की ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा होती, 26-27%। बट कंपनी ने इस तरीके को ही फॉलो किया और कंपनी कह रही है आगे हम यही तरीका रखेंगे, क्योंकि इट इज़ अ बेटर अकाउंटिंग मेथड और बेटर विजिबिलिटी देता है। क्योंकि कई बार चेक डिसबर्स होके हो सकता है कि एक्चुअली में पैसा ट्रांसफर ना हो, क्योंकि आप जानते हैं अगर आपने कभी होम लोन में घर लिया होगा तो चेक मिलता है और फिर जिस दिन रजिस्ट्री होती है उस दिन वो चेक, अगर रीसेल का जनरली बाइंग रहती है तो वो चेक हैंडओवर होता है ओरिजिनल जिसने सेल किया होता है, और फिर वो उस दिन जाके चेक को ट्रांसफ़र करता है। तो कई बार रजिस्ट्री डिले हो जाती है या किसी वजह से रजिस्ट्री नहीं हो पाई, तो फिर थोड़ा डिफरेंस आ सकता है डिसबर्समेंट में, एक्चुअल डिसबर्समेंट में और एक्चुअल जो चेक बना है उसमें। तो कंपनी ने अपने बेटर अकाउंटिंग प्रैक्टिस को रखते हुए इस बार एक्चुअल फंड्स ट्रांसफ़र पे ही लोन डिसबर्समेंट अपने में ऐड किए। तो ग्रोथ अगर आप देखेंगे 24% आई है, गाइडेंस से थोड़ी सी कम है। ये इसमें एक फैक्टर ये भी है कि इन्होंने जो अपना चेंज किया है अपना अकाउंटिंग का तरीका। बट अगर आप इसको कंपेयर करेंगे और अदर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से, देखिए एक होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी जो काफ़ी अच्छी है उनकी भी इस बार 25% की ग्रोथ हुई है। तो जनरली इंडिया शेल्टर थोड़ा आगे ही रहती थी होम फर्स्ट से पिछले कई क्वार्टर से, कई साल से, बट आप देखेंगे ऑलमोस्ट सेम पे आ गई है। और एक्चुअल ग्रोथ में तो होम फर्स्ट थोड़ा सा आगे निकल गई है। और जो सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है बजाज हाउसिंग फाइनेंस, उसने भी इस बार ठीक ठाक ग्रोथ दिखाई है, 23-24% की ग्रोथ दिखाई है, विच इज इक्वलेंट टू इंडिया शेल्टर हाउसिंग फाइनेंस। तो जस्ट एक ग्रोथ के टर्म से अगर हम देखें तो धीरे धीरे कंपनी की ग्रोथ थोड़ी सी डाउन हो रही है और कंपटीटर्स कैचअप कर रहे हैं इसके साथ। और खासतौर पर जो सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है बजाज हाउसिंग फाइनेंस, उसकी भी इस बार ग्रोथ ऑलमोस्ट इंडिया शेल्टर के आसपास हुई है।
उसके बाद देखेंगे अगर इनके प्रॉफिटेबिलिटी के फैक्टर्स पे देखें इसके बाद, तो इनका जो स्प्रेड है 6.6% इस बार भी है, जो पिछले कई क्वार्टर से था। और आरओए जो है वो 5.8% है, जो कंसिस्टेंटली अच्छा बना हुआ है। और आरओई अराउंड 17.5% अभी भी है। तो कंपनी अभी भी इन सारे फैक्टर्स पे सबसे अच्छा कर रही है। इंडस्ट्री में अगर आप कंपेयर करेंगे तो इनका स्प्रेड सबसे अच्छा है, आरओए और आरओई सबसे अच्छा है, क्योंकि ये कंपनी जो है बेसिकली स्मॉल टिकट होम लोन्स देती है। सेल्फ एम्प्लॉयड इनके 80 to 85 कस्टमर्स हैं, तो ये ज़्यादा उनसे यील्ड ले पाती है थोड़ा सा। सैलरीड एम्प्लॉयज़ बहुत ही कम है इनके। छोटे शहरों में जो छोटे छोटे बिजनेस कर रहे हैं लोग, उनको ये होम लोन देती है, तो ज़्यादा थोड़ा इंटरेस्ट उनसे चार्ज कर पाती है। और आरओई इनका थोड़ा ज़्यादा बनता है इसकी वजह से कंपेयर टू अदर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। बट जो मेन इस बार प्रॉब्लम निकल गई है वो एनपीए की। ग्रॉस एनपीए अगर आप देखेंगे तो 1.5% हो गया है, और नेट एनपीए 1.2% हो गया है। तो ये पिछले क्वार्टर में ग्रॉस एनपीए 1.2% था, जो बन के बढ़ के इस बार 1.5 हो गया है। और नेट एनपीए भी 0.9% से 1.2% हो गया। तो दोनों ही एनपीए फैक्टर्स पे इनका एनपीए इंक्रीज हुआ है। और अगर आप देखेंगे जो लास्ट ईयर का क्वार्टर 3 था, क्वार्टर 3 और FY26, तब भी इनका एनपीए बढ़ा था, 1.5 हो गया था ग्रॉस और नेट 1.2। और तब इन्होंने बोला था कि हम एक क्वार्टर में कंट्रोल कर लेंगे। ये हमने जानबूझ कर बढ़ने दिया कि हमारे तो कलेक्शन एफिशिएंसीज डाउन जा रहे थे। लोग एक ईएमआई, दो ईएमआई मिस कर देते थे, बट थर्ड ईएमआई से पहले मिस होने से पहले ईएमआई दे रहे थे। और ईएमआई कंटिन्यूसली पुरानी दे रहे थे, तो एक ईएमआई या दो ईएमआई फंसी हुई थी, क्योंकि जब तक 3 ईएमआई डाउन नहीं हो जाती तब तक आप उसको एनपीए नहीं डिक्लेयर कर सकते और फिर लीगल एक्शन नहीं ले सकते। तो कंपनी ने जानबूझ के एक ईएमआई जाने दी, ज़्यादा फॉलो अप नहीं किया, ताकि 3 ईएमआई डाउन होकर एनपीए हो जाए और फिर हम उसको नोटिस दे सकें कि भाई आपको अपना घर खाली करना पड़ेगा, अदरवाइज अपने पैसे वापस दीजिए। तो इसकी वजह से कंपनी कॉन्फिडेंट थी क्वार्टर 3 में कि जो अप हुआ है ये क्वार्टर 4 में डाउन हो जाएगा। और क्वार्टर 4 में कंपनी ने काफ़ी अच्छे से कलेक्शन करते हुए अपने एनपीएस को काफ़ी डाउन भी कर दिया, और ये काफ़ी अच्छे से अचीव कर लिया क्वार्टर 4। बट इस बार आप देखेंगे क्वार्टर 1 में फिर से उनके एनपीएस बढ़ गए, और काफ़ी बढ़ गए। उसके बाद आप कलेक्शन एफिशिएंसीज में जाएंगे अगर, कि कितने परसेंट ईएमआईज कलेक्ट हुई एक्चुअली जो एप्लीकेबल थी, तो वो फिर से 97% हो गया, जो आप देखेंगे पिछले 4-5 क्वार्टर का सबसे लो फिगर है। इनफैक्ट जब से कंपनी लिस्ट हुई है तब से ये फिगर आई थिंक सबसे लोएस्ट है या लोएस्ट के आसपास है। तो जो इवन क्वार्टर 3 ऑफ लास्ट ईयर में 98% के कलेक्शन एफिशिएंसी थी, बट इस बार ये 97% हो गई है। और फाइनेंशियल एनबीएफसी कंपनीज में जो कलेक्शन एफिशिएंसी के साथ एक और मैंने फैक्टर बताया आपको, 30+ डीडीपी। इसका मतलब है कि कौन सी ऐसी ईएमआई जो 30 डेज से ज़्यादा दिन के लिए पेंडिंग है। मतलब एक ईएमआई दी नहीं जिस दिन देनी थी, अगर आपको इस तारीख की 10 तारीख को ईएमआई देनी थी, तो आपने अगले महीने की 10 तारीख तक भी अगर वो ईएमआई नहीं दी है, मतलब 30 डेज से ज़्यादा से पेंडिंग हो गई है। अगर ऐसी ईएमआई 90 डेज पेंडिंग हो जाती तो एनपीए में आ जाता है। तो 30 डेज प्लस का भी एक नंबर है जो ट्रैक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही बताता है कि आगे जाके एनपीएस किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो 30+ डीडीपी का जो इनका नंबर है ये भी बढ़ के 5.2% हो गया है, जो कि पिछले कई क्वार्टर का हाईएस्ट नंबर है। ये Q1 और लास्ट ईयर में अराउंड 5% था, और आप देखेंगे अगर पिछले कई क्वार्टर्स में देखेंगे अराउंड 5% से ऊपर कभी गया नहीं। तो ये 5.2% भी आई थिंक इनकी जो लिस्टेड हिस्ट्री है उसमें तो हाईएस्ट ही नंबर है, और कलेक्शन एफिशिएंसी भी काफ़ी डाउन है। तो ये प्रॉब्लम जो इस कंपनी के इस बार के रिजल्ट्स में दिखती है कि एक तो ग्रोथ थोड़ी सी टेपर हुई और साथ में एनपीएस बढ़े हैं, और पिछले 3 क्वार्टर में दूसरी बार हुआ है कि सडन एनपीए में राइज हुआ है। और इसको अगर आप ओवरऑल एनबीएफसी सेक्टर को अगर आप देखें ना, तो आप समझेंगे कि इसके थोड़े इंडिकेशंस तो थे, क्योंकि जो और एमएसएमई एनबीएफसीज हैं जो कि बिजनेस लोन्स देती हैं ऐसे ही बिजनेस लोगों को, क्योंकि देखिए इनके भी वही कस्टमर हैं, और जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है इंडिया शेल्टर, उनके भी वही कस्टमर है, बस लोन देने का तरीका अलग है। ये देती है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी सेक्योर्ड लोन्स, और वो लोग थोड़े इनसिक्योर्ड टाइप के लोन्स देते हैं, या फिर उनकी जो दुकानें होती हैं या बिजनेस होते हैं वहाँ से कुछ सिक्योरिटी रख लेते हैं। तो ये जो हाउस के अगेंस्ट लोन है ये ऑब्वियसली ज़्यादा सिक्योर्ड माना जाता है, बट उसमें भी प्रॉब्लम्स आई हैं। जो एसबीएफसी सबसे बड़ी एमएसएमई स्मॉल टायर सिटीज़ की देने वाली एनबीएफसी है, उसके भी एसेट क्वालिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स दिखे हैं, और उसने भी यही बोला है कि बिजनेस लोन्स की प्रॉब्लम हो रही है इन टायर 3 टायर 4 सिटीज़ में। तो उसके बाद नेक्स्ट अगर हम कॉन कॉल पे चलेंगे मैनेजमेंट ने क्या बोला और क्या एनालिस्ट ने उनसे क्वेश्चन किया, तो देखिए सबसे पहले एनालिस्ट का क्वेश्चन यही था कि आपकी जो 30+ डीडीपी है और जो कलेक्शन एफिशिएंसीज इतने डाउन क्यों हैं। और एक एनालिस्ट ने काफ़ी क्लियरली पूछा कि अगर हम आपकी लिस्टेड हिस्ट्री देखते हैं और इस बार के क्वार्टर के रिजल्ट्स को थोड़ा सा छोड़ दें, लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री देखते हैं, तो 30+ डीडीपी सबसे डाउन हुआ है। और इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो और किसी का इतना डाउन नहीं हुआ है, और क्वार्टर 3 में जो अप हुआ था उसके बाद डाउन हुआ, उसका सडनली फिर से स्पाइक हो गया। तो इसका क्या रीज़न है, कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, किस टाइप के कस्टमर्स को ये प्रॉब्लम हो रही है, किस रीजंस में ये प्रॉब्लम है, ऐसे कहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी ये किस रीज़न से प्रॉब्लम आ रही है और किस जोग्राफिकल एरिया से किस टाइप के कस्टमर्स को ये प्रॉब्लम आ रही है।
तो कंपनी ने यहाँ पे क्लियरली बताया कि देखिए कोई पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया की प्रॉब्लम तो नहीं है, बट जिस भी एरियाज में हमको काम करते हैं जनरली ये स्मॉल टिकट साइज लोन्स की प्रॉब्लम है। तो जो होम लोन्स लेस देन 7 लाख लेस देन 8 लाख हैं उसमें ये प्रॉब्लम नज़र आ रही है। और ये जनरली जो इनके 80 टू 85 कस्टमर्स हैं वो जैसे कि मैंने बताया बिजनेस करने वाले हैं, स्मॉल बिजनेस हैं, सैलरीड कस्टमर बहुत कम है। तो ये सारी प्रॉब्लम जनरली स्मॉल टिकट साइज लोन्स में आ रही है। और कंपनी ने बोला कि पिछले 1 डेढ़ साल से थोड़े से इश्यूज चल रहे हैं स्मॉल बिजनेसेस को लेके, जो बीच में इन्फ्लेशन बढ़ा, एलपीजी की अवेलेबिलिटी कम हुई और ये जो पूरा ईरान यूएस क्राइसिस की वजह से पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े और काफ़ी जगह इन्फ्लेशन आया। तो थोड़ा सा स्मॉल बिजनेसेस स्ट्रगल कर रहे हैं पिछले 1 डेढ़ साल से, बट दे आर कॉन्फिडेंट कि ये कोई बहुत बड़ा स्ट्रेस नहीं है। और जैसे कि Q3 लास्ट ईयर में प्रॉब्लम आई थी उसके बाद Q4 में रिकवरी हो गई, बट कंपनी टोल्ड कि अब हम गाइड करते हैं कि ये जो रिकवरी है ये आप देखेंगे कि अगले क्वार्टर में सिमिलर लेवल पे एनपीएस रहेंगे, एनपीएस बढ़ेंगे नहीं, कलेक्शन एफिशिएंसीज थोड़ी सी बढ़ेंगी और डीडी प्लस नंबर भी स्लाइटली बढ़ना चाहिए। बट जो Q3 है इस साल का उससे नेक्स्ट Q3 से आप देखेंगे कि एनपीएस वापस कंट्रोल में आ जाएंगे, रिड्यूस होने लगेंगे और ट्रैक पे आ जाएंगे। तो ये कंपनी ने गाइड किया। बट ये भी कंपनी ने, जो मैंने पहले बताया कि एमएसएमई सेक्टर में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो कंपनी ने भी यही बोला कि स्मॉल बिजनेस लोन्स लेने वाले लोगों को प्रॉब्लम हो रही है और स्पेशली जो लेस टिकट साइज है, लेस देन 7 लाख के जो होम लोन्स ले रहे हैं उन्हीं से ये प्रॉब्लम आ रही है। बट साथ ही साथ कंपनी ने देखिए ये भी बोला कि ये प्रॉब्लम तो वहीं से आ रही है, बट यही ऐसा कोहॉर्ट है या यही ऐसे लोग ही हैं जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देते हैं। और पास्ट में भी कंपनी ने देखा है कि अगर कुछ सीजनलिटी प्रॉब्लम्स आती है तो 1-2 क्वार्टर के अंदर ये लोग रिकवर कर जाते हैं। और आरओए जो इस कंपनी का सबसे ज़्यादा बनता है वो इसी वजह से बनता है क्योंकि ये स्मॉल टिकट साइज लोन्स देती है और इन बिजनेस पीपल को लोन्स देती है जिनको और कोई एनबीएफसी है और कोई हाउसिंग फाइनेंस इतने आसानी से लोन नहीं देती। तो ये ज़्यादा इंटरेस्ट पे लोन लेती है, तो इसी वजह से ये ज़्यादा आरओए बना सकते हैं। तो देखिए यही थोड़ा सा ट्रेड ऑफ है इस कंपनी के ऊपर, इस कंपनी के पूरे बिजनेस मॉडल में, जो ये सभी के साथ रहता है कि अगर ये ज़्यादा आरओए बना रहे हैं तो थोड़ा सा इनको ज़्यादा रिस्की कस्टमर्स की तरफ जाना पड़ता है जहाँ से इनका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलता है। बट इनको साथ साथ में ये जो एनपीए का प्रॉब्लम्स है ये भी अब आने लगे हैं बीच बीच में, क्योंकि पहले ये प्रॉब्लम्स उतने फ्रिक्वेंटली नहीं आते थे, बट शायद थोड़ा सा सीजनैलिटी की वजह से और साथ साथ जो रूरल इकोनॉमी में ये सारा इन्फ्लेशन का थोड़ा सा इशू है, जो पास्ट में एमएफआई सेक्टर के साथ इशू हुआ था वो तो अब रिजॉल्व हो गया, बट अब थोड़ा सा अभी भी उसके स्मॉल ट्रेसेस बचे हुए हैं मे बी बिजनेस पीपल के साथ और एमएसएमई लोन्स के साथ। तो उसी एनालिस्ट ने आगे ये भी पूछा कि अगर ये प्रॉब्लम इनके साथ आ रही है तो हाउ आर यू कॉन्फिडेंट कि आप अपना क्रेडिट कॉस्ट 0.4 से 0.5% मेंटेन कर लेंगे क्या। तो देखिए क्रेडिट कॉस्ट ये है कि जो आपने एनएनपीएस ग्रॉस एनपीएस डिक्लेयर कर दिए उनके ऊपर कितनी आपकी एक तरीके से कॉस्ट है जो चली गई उस एनपीएस को डिक्लेयर करने में या ग्रॉस एनपीएस से नेट एनपीए में कन्वर्ट करने में, जो नेट क्रेडिट कॉस्ट, नेट पैसा जो आपका चला गया जिसको बोलते हैं बट्टे खाते में चला गया और वो पैसा बेकार हो गया, वो कितना एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एयूएम उसको बोलते हैं क्रेडिट कॉस्ट। तो जैसे अगर एनपीए इनके और बढ़ सकते हैं तो फिर ऑब्वियसली क्रेडिट कॉस्ट बढ़ सकती है। बट कंपनी ने इस बार फिर से गाइड किया कि देखिए हमारा टारगेट यही है कि हम 0.5% से ज़्यादा क्रेडिट कॉस्ट को नहीं जाने देंगे। Q2 में भी हम 0.5% ही रखेंगे। पास्ट में कंपनी का 0.4 तक भी रहता था, बट क्योंकि एनपीएस बढ़ रहे हैं तो 0.5 तक जा रहा है। बट कंपनी ने बोला है कि वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हम क्रेडिट कॉस्ट को नहीं बढ़ने देंगे 0.5 से ज़्यादा, और अभी भी हम 0.5% क्रेडिट कॉस्ट ही गाइड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एनालिस्ट ने ये बोला कि देखिए आपकी जो ग्रोथ है वो इस बार 23-24% की एयूएम ग्रोथ हुई है, तो आगे जाके अगर आप अभी भी गाइड कर रहे हैं कि आप 25 से 30% मीट कर लेंगे, भी देखिए कंपनी ने अपनी गाइडेंस अभी भी मेंटेन रखी है कि इस बार FY27 में हम अपना एयूएम को जो है 25 to 30% ग्रोथ कर लेंगे। तो हाउ आर यू कॉन्फिडेंट कि आप विद दिस लेसर परफॉर्मेंस ऑफ Q1 और साथ में जो एनपीएस थोड़े से बढ़े हैं, आर यू कॉन्फिडेंट स्टिल, हाउ आर यू कॉन्फिडेंट कि आप मीट कर लेंगे अपना जो फुल ईयर FY27 का टारगेट है। तो कंपनी ने बोला कि देखिए Q2 में ऑलरेडी डिसबर्समेंट बेटर होने शुरू हो गए हैं और हमारे इस बार के जो उन्होंने जुलाई का एक नंबर भी अप्रॉक्सीमेटली बोला कि 400 करोड़ के आसपास डिसबर्समेंट हो गए हैं, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि इस रन रेट के हिसाब से टोटल डिसबर्समेंट इस Q2 के 1200 करोड़ के आसपास हो सकते हैं, जबकि लास्ट ईयर Q1 में अगर हम ओल्ड तरीके से देखें तो 1000 करोड़ के डिस्बर्समेंट थे, न्यू तरीके से 650 करोड़ के थे, तो 1200 इज़ अ गुड नंबर। और अगर 1200 का रन रेट हर क्वार्टर में रहा तो दे माइट बी एबल टू अचीव। और कंपनी ने बोला कि जुलाई जनरली एक लीन मंथ रहता है जहाँ पे मानसून रहता है, बारिश होती है, डिसबर्समेंट कम रहते हैं, तो इस बार उसके बाद भी इतने अच्छे डिसबर्समेंट हुए, इसलिए वी आर कॉन्फिडेंट इनफ कि हम अपना जो फुल ईयर का गाइडेंस है 25-30% वो आराम से मीट कर लेंगे। उसके बाद देखिए 2-3 एनालिस्ट ने उसके बाद भी काफ़ी ग्रिल किया, सेकंड थर्ड राउंड ऑफ क्वेश्चंस पूछे कंपनी को कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। जैसे एक एनालिस्ट ने पूछा कि आपके पीयर्स के साथ उतनी प्रॉब्लम नहीं आई है और
एमएफआई सेक्टर भी अब अच्छा कर रहा है और आपके सारे जो पीयर्स हैं वो भी इस तरीके से एनपीए इस क्वार्टर में किसी ने रिपोर्ट नहीं किए हुए हैं, तो क्या ये कोई कंपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, ये क्या प्रॉब्लम है? तो कंपनी ने फिर से ये जवाब दिया कि देखिए कंपनी में कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सीजनल प्रॉब्लम है। और एमएफआई सेक्टर पिछले 2 साल पहले तक एक साल पहले तक खराब कर रहा था, बट उसकी 1 साल से रिकवरी चल रही है। बट जो बिजनेस लोन्स में, एमएसएमई लोन्स में प्रॉब्लम है, ये पिछले 1 साल से ही आना शुरू हुए हैं। और कंपनी ने फिर से वही रिटेरेट किया कि हमारे 80 टू 85% जो कस्टमर्स हैं वो बिजनेस लोन्स लेते हैं, सॉरी बिजनेस रन कर रहे हैं, स्मॉल बिजनेस। और बिजनेस जो टायर 3 टायर 4 सिटीज़ में उसमें थोड़े प्रॉब्लम्स रहे हैं पिछले 1 डेढ़ साल में, उसी की वजह से ये सीजनैलिटी की वजह से भी और इस प्रॉब्लम की वजह से भी ये अब जा रहा है। बट कंपनी ने अब बस अपने पास्ट एक्सपीरियंस पे बेस पे बोला है कि देखिए जब भी थोड़ा सा हाई जाता है हम उसके बाद लोगों को नोटिस देते हैं और वो अपनी ईएमआई वापस देते हैं। तो ये जो कंपनी का सारा कॉन्फिडेंस है और जो सारा वो है, अगर आप देखेंगे बार बार उनके जवाब, बेसिकली उनका कॉन्फिडेंस इसी पे है कि ये क्योंकि सिक्योर्ड लोन है, होम लोन है, तो जब भी पास्ट में ऐसा हुआ है कि कलेक्शन एफिशिएंसीज डाउन हुई है, एनपीएस थोड़े से बढ़े हैं, हमने लोगों को जाके लीगल नोटिस दिए हैं, उनको जाके बोला है कि भाई आपको अपना घर खाली करना पड़ेगा या आपका घर बेचना पड़ेगा, तो फिर वो लोग वापस ईएमआई देना शुरू कर देते हैं। तो यही एक तरीके से होम लोन्स का सबसे अच्छी क्वालिटी भी है कि अगर एनपीएस बढ़ते हैं तो घट भी जाते हैं, क्योंकि लोग अपना घर बचाने की कोशिश करते हैं। कोई भी नहीं चाहता कि जिस घर में मैं रहता हूँ उसको मुझे छोड़ना पड़े, क्योंकि ये कंपनी जो भी होम लोन्स देती है जनरली मोस्टली सेल्फ एक्यूपाइड के ही देती है, कोई रेंटेड आउट अपार्टमेंट या उस तरीके के नहीं देती, क्योंकि इतने छोटे लोगों के पास एक ही घर होता है, दूसरा तो होता भी नहीं। तो उनको जिस घर में वो रह रहे हैं उसको इवैक्यूएट कोई नहीं करना चाहता। तो यही कंपनी का कॉन्फिडेंस है पास्ट के बेसिस पे। कोई कंपनी ने ऐसा नहीं है कोई नई चीज़ बताई हो या नए इनसाइट्स बताए हो या कोई यूनिक बात बताई हो कि हाउ वी आर कॉन्फिडेंट कि हमारा एनपीए रिकवर हो जाएगा। जस्ट उनको पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे भरोसा है कि पास्ट में भी ऐसा हुआ है कि जब भी एनपीएस बढ़ते हैं हम नोटिस देते हैं और लोग अपने प्रॉपर्टीज को लूज नहीं करना चाहते हैं, तो वो वापस जो है आ जाते हैं, अपनी कहीं ना कहीं से ईएमआई जुगाड़ कर लेते हैं और एनपीए से एटलीस्ट उसको नॉर्मल लोन बना देते हैं। तो यही कंपनी का कॉन्फिडेंस है जो उनको देता है, यही फैक्टर उनको कॉन्फिडेंस देता है कि आगे भी ऐसा होता रहेगा। उसके अलावा किसी ने कलेक्शन एफिशिएंसी इस Q1 में मंथ बाय मंथ कैसी रही उसके बारे में पूछा, तो अप्रैल में 96.2 या 96.4 थी, फिर मई में थोड़ी बढ़ी और जून में 97 से थोड़ी सी ऊपर रही। तो ये उसने पूछा कि लास्ट ईयर अप्रैल के रिस्पेक्ट में कैसा है, तो कंपनी ने फिर से बोला लास्ट ईयर अप्रैल में भी ऑलमोस्ट इतने ही थे। Q1 में थोड़ी सी तो कलेक्शन एफिशिएंसी डाउन जाती है, ये एक सीजनल फैक्टर भी है, बट इस बार क्योंकि प्रॉब्लम एक्चुअली चल ही रही थी बिजनेस लोन्स में, तो जिन लोगों ने Q4 में दम लगा के अपनी ईएमआईज दे दी थी, शायद अब कुछ और नए लोग निकल के आ गए जो इस बार Q4 में नहीं दे पाए हैं। उसके अलावा देखिए कंपनी का दो एक तरीके से सेक्टर है, होम लोन्स देती है और ये लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देती है। होम लोन होता है लोन कंस्ट्रक्ट करने के लिए, और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कि आपके पास ऑलरेडी घर है वो आपने दे दिया। तो इनका होम लोन का पोर्टफोलियो अराउंड 52, 54, 55% तक रहता है और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी 40-45। तो जनरली देखिए कि ना एक फीलिंग और एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होती है कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी इज मोर रिस्की कंपेयर टू होम लोन, क्योंकि आप एक बनी हुई प्रॉपर्टी पे कोई बिजनेस लोन ले रहे हैं, उससे कुछ काम कर रहे हैं, तो एक रिस्की हो सकता है। होम लोन आप अपने घर को बनाने के लिए ले रहे हैं, तो आदमी उसको आसानी से लेट गो नहीं करने देता। बट इनका क्या है कि ये जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देते हैं ना, ये भी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे ही देते हैं, तो इट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू अ होम लोन। क्योंकि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी आप किसी दूसरी सेकंड प्रॉपर्टी पे देंगे तो हो सकता है कि वो बिजनेस के लिए बंदे ने लोन लिया और अगर वो बिजनेस खराब करे तो वो हो सकता है कि छोड़ो यार ये प्रॉपर्टी जाने दो, इसको बेच के जो मेरे पास कंपनी पैसे दे देगी लोन रीपेमेंट हो जाएगा। क्योंकि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हमेशा बिजनेस के लिए ही मोस्टली लिया जाता है, होम लोन तो उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए लिया जाता है। बट ये कंपनी जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देती है वो भी सेल्फ एक्यूपाइड होम लोन्स पे ही ज़्यादा देती है, सेल्फ एक्यूपाइड होम पे ही ज़्यादा देती है। तो क्योंकि अगर सेल्फ एक्यूपाइड होम पे कोई लोन ले रहा है तो भले ही वो बिजनेस लोन हो, बट अगर वो रीपे नहीं कर पाया तो उसको अपने घर से हाथ धोना पड़ेगा, वो ऐसा घर जो एक ही घर है उसके पास जिसमें वो रहता है। तो इसकी वजह से इनके जो एनपीएज है ना वो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। तो कंपनी ने बोला कि हमारे एनपी जो 1.5 के है उसमें से 1.48 होम लोन के हैं और 1.52% जो है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का है। तो बहुत ज़्यादा कोई एसेट क्वालिटी में फ़र्क नहीं है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या फिर होम जो प्योर होम लोन है। कलेक्शन एफिशिएंसी सब कुछ जो है ऑलमोस्ट सिमिलर ही है दोनों ही तरीके के लोन्स में। तो देखिए ये एक आरबीआई का एक वो भी है कि 50% से ऊपर आपके प्योर होम लोन होने चाहिए, तभी आप एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो सकते हो। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी आप दे सकते हो बट आपके प्योर होम लोन्स 50% से ऊपर होने चाहिए। उसके अलावा आप और भी लोन्स दे सकते हो, तो तभी आप एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी रजिस्टर हो सकते हो, और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी कुछ अलग से एडवांटेजेस होते हैं आरबीआई की तरफ से, वो आप अवेल कर सकते हो। तो देखिए ये पूरा कंपनी का कॉन कॉल रहा। अगर आप समझेंगे 2-3 एनालिस्ट ने कई तरीके से कंपनी को ग्रिल करने की कोशिश करी, क्योंकि देखिए इस क्वार्टर में जो अचानक से एनपीएस बढ़े हैं, Q3 में बढ़े थे, कम हो गए थे, फिर बढ़ गए थे, और
इतने जो खराब कलेक्शन एफिशिएंसीज और जो 30+ जीडीपी का नंबर है वो कंपनी की हिस्ट्री में थोड़ा सबसे खराब है। तो काफ़ी एनालिस्ट ने समझने की कोशिश करी कि क्या स्पेशल रीज़न है और कैसे कंपनी ने अभी भी गाइड कर रही है कि वो अपना इस बार का ग्रोथ गाइडेंस मीट कर लेगी। बट देखिए कंपनी का जो मैंने पहले बताया सबसे बड़ा पॉइंट यही था कि होम लोन सिक्योर्ड लोन है, थोड़ी बहुत खराबी हुई है। बिजनेस जो स्मॉल सिटीज़ स्मॉल टाउन्स में बिजनेसमैन है उनके साथ थोड़े इश्यूज़ हो रहे हैं, वही हमारा सबसे बड़ा कस्टमर बेस है। बट पास्ट में हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि होम लोन्स थोड़े से खराब होते हैं एक क्वार्टर के लिए, बट उसके बाद रिकवर हो जाते हैं जैसे ही एनपीएस बढ़ते हैं, हम लोगों को नोटिस देते हैं। तो ये एक कंपनी का पूरा आंसर था। बट मैं इसमें जो आपको शुरू में पॉइंट बताया था एज एक्टिव इन्वेस्टर आपको क्या समझना है, देखिए अगर आप डायरेक्शन देखें इस कंपनी का, ग्रोथ थोड़ी सी कम हो रही है। लीडिंग ग्रोथ ये जो कर रही थी अभी तक अपने सेक्टर की, उस पर भी अब थोड़ा डाउट होने लगा है, कस्टमर्स कैचअप कर रहे हैं और एनपीएस 3 क्वार्टर में दूसरी बार बढ़े हैं। तो कंपनी ऑल दो गाइड तो कर रही है कि हम 2 क्वार्टर में मीट कर लेंगे, बट पता नहीं कि मीट कर पाएगी नहीं कर पाएगी। जब कंपनी की डायरेक्शन चेंज होती है, कई बार खराब होना शुरू होती है कंपनी, तो इसी तरीके से इंडिकेशंस आता है। मैं इसमें ये नहीं कह रहा कंपनी पक्का ही खराब हो जाएगी, बट इसको मैं एज एक्टिव इन्वेस्टर क्या देखता हूँ कि इस बार का अगर ऐसा रिजल्ट आया है तो एक बात तो ये है कि अगर मेरे पास जो फ्रेश पैसा आ रहा है वो इसमें कंपनी में नहीं डालूंगा, क्योंकि डायरेक्शनली कंपनी थोड़ी सी लैग कर रही है। थोड़ा सा आप कह सकते हैं परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन हो रही है, डाउन नहीं भी हो रही है तो इंप्रूवमेंट उतने अच्छे नहीं हो रहे हैं, तो मैं नया पैसा सबसे पहले तो नहीं डालूंगा। इनफैक्ट लास्ट ईयर जो Q3 के रिजल्ट आए थे उसके बाद भी मैंने नया पैसा इस कंपनी में नहीं डाला था। ये मेरी वन ऑफ द मेजर पोर्शन है इस कंपनी में, मेरा जो टोटल इन्वेस्टमेंट है। बट लास्ट ईयर Q3 में जब इनके खराब ये एनपीएस बढ़े थे तब भी मैंने इसमें एक्स्ट्रा पैसा नहीं डाला था। फिर Q4 में जो भी कंपनी अच्छा हो गई थी तो मैंने थोड़ा सा पैसा और एक्स्ट्रा जो आया था उसमें तो जो जो भी मेरी मंथली इनकम का पैसा आता है उसमें डाल दिया। बट इस बार आई वॉज वेरी कॉशियस कि क्या होता है, क्योंकि मैंने एमएसएमईज के भी रिजल्ट्स देखे थे, उसके साथ प्रॉब्लम हो रही है और मुझे पता था कि बिजनेस पीपल को ये कंपनी लोन देती है। तो इस बार क्योंकि फिर से प्रॉब्लम आ गई और ग्रोथ भी आप देखेंगे अगर तो 1-2 साल में 35% से गाइडेंस घटते घटते 25-30% तक आ गई है। तो थोड़ा सा कॉशियस होने का टाइम है। और मैं ये नहीं कह रहा कि इस कंपनी को बेच कर आपको निकल जाता है। मैंने पर्सनली ऐसा क्या किया इस बार कि मैंने अपनी एक्सपोजर इस कंपनी में थोड़ा घटाया है। तो मैंने थोड़े शेयर सेल ऑफ कर दिए कंपनी का और उस पैसे को मैं दूसरी जगह लगाऊंगा। देखिए इस कंपनी की ग्रोथ की गाइडेंस थोड़ी कम हो रही है और जितनी अच्छी थी उतनी अच्छी अभी नहीं लग रही है, ऑल दो मैनेजमेंट गाइड कर रहा है। तो मैं जो वो पैसा जो इस कंपनी से निकाला है दूसरी ऐसी कंपनी में दिखाऊंगा जो अपना ग्रोथ गाइडेंस बेटर कर रही है, जो और ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है, या फ्यूचर उसको वो और बेटर लग रहा है अभी से, और आरओई और ऊपर की तरफ ज़्यादा है शायद उसका, और अगर आप एनबीएफसी में लगाना है तो उसका एसेट क्वालिटी और इंप्रूव हो रही है, जबकि इसकी एसेट क्वालिटी थोड़ी सी खराब हो रही है। तो यही मेरा पॉइंट था एज एक्टिव इन्वेस्टर। अब देखिए इसमें कई लोग ये बोल सकते हैं कि यार हाउसिंग फाइनेंस कंपनी सेफ होती है, ये एनपी खराब हुआ है रिकवर हो जाएगा, बट देखिए जो पास्ट में हुआ है जरूरी नहीं है फ्यूचर में हो, और आपने इस कंपनी का ठेका नहीं ले रखा। मेरा पॉइंट ये है कि आपको डायरेक्शनली नया पैसा उस कंपनी में लगाना है जो और बेटर से बेटर कर रही है। एज एक्टिव इन्वेस्टर हमारा काम यही है। और साथ में जो कंपनी स्टेगनेट हो रही है, अगर वो हमारी लीडिंग एक्सपोजर है उस कंपनी में, थोड़ा सा एक्सपोजर उसमें कम कर लेना है। तो मेरा क्योंकि ये वन ऑफ द टॉप होल्डिंग्स था तो मैंने अपना एक्सपोजर थोड़ा सा इसमें कम किया है और लगाया एक दूसरी कंपनी में। और अगर मैं एग्जाम्पल बोलूँ तो जो दूसरी कंपनी जिसमें मैंने पैसा लगाया है वो है मुथूट माइक्रो फाइनेंस। जो माइक्रो फाइनेंस की एक कंपनी है, माइक्रो फाइनेंस का सेक्टर जो पूरा सेक्टर है वो टर्न अराउंड हो रहा है, आपको पता ही है। और मैं ऑलरेडी माइक्रो फाइनेंस में कई कंपनीज में हूँ, बट मैं और भी देख रहा था अगर कोई और अपॉर्चुनिटीज, और मुथूट माइक्रो फाइनेंस के इस बार के रिजल्ट्स और कॉन कॉल काफ़ी अच्छी रही। तो मैं पूरी तरीके से आपको उसके रिजल्ट्स और कॉन कॉल तो यहाँ पे नहीं बताऊंगा, बट मैं जस्ट ये बोलूंगा कि कंपनी ने अपनी गाइडेंस को रिवाइज किया है। जो उसकी ग्रोथ की गाइडेंस थी लास्ट क्वार्टर में उन्होंने बोला था FY27 में हम 12 से 15% ग्रो करेंगे, बट इस बार Q1 में अराउंड 18-19% की ग्रोथ हुई है। और कंपनी अब गाइड कर रही है कि ये पूरे क्वार्टर के लिए 18-20% ग्रोथ करेगी। तो देखिए उसने ग्रोथ को अपवर्ड गाइड किया है कि और बेटर होगी। साथ में उसने आरओई को भी थोड़ा बेटर गाइड किया। पहले कंपनी गाइड कर रही थी कि 12 से 15% का आरओई बनेगा FY27 में, अब वो बोल रही है 12 से 18%। तो अपर रेंज उन्होंने इंक्रीज करी है। तो देखिए पूरा सेक्टर टर्न अराउंड हो रहा है माइक्रो फाइनेंस का। मुथूट माइक्रो फाइनेंस कंपनी अपनी गाइडेंस को रिवाइज कर रही है, ग्रोथ गाइडेंस भी और आरओई की गाइडेंस भी। तो कंपनी की ग्रोथ भी होने वाली है, प्रॉफिट भी काफ़ी बढ़ने वाला है, ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने वाला है। और इस बार की प्रॉफिट आराम से लास्ट ईयर के प्रॉफिट से तो 2 to 3 टाइम्स हो सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर आपको पता है माइक्रो फाइनेंस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही थी। तो ये जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि एज ए एक्टिव इन्वेस्टर हमारा काम क्या है, हमको क्या करना चाहिए। हमको ऐसी एक कंपनी जिसने थोड़ी इस तरीके की गाइडेंस दी वहाँ से अपना एक्सपोजर कम करना और एक्सपोजर बढ़ाना है उस कंपनीज में जो बेटर कर रही है। अब देखिए अगर 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर के बाद इंडिया शेल्टर बोल रही है मेरी कंडीशन अच्छी हो जाएगी, तो अगर 2 क्वार्टर बाद अच्छी हो जाती है तो आप वापस उसमें पैसा लगा सकते हैं। हो सकता है मैं भी वापस 2 क्वार्टर बाद पैसा लगाऊं, बट हो सकता है ये प्रॉब्लम 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 क्वार्टर तक लगे। तो अगर ये एक्सटेंड होती रही प्रॉब्लम तो 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर बाद फिर थोड़ा और एक्सपोजर में इसमें रिड्यूस कर लूंगा।
और अगर बेटर हो गई तो वापस ऐड कर दूंगा। तो यही एज एक्टिव इन्वेस्टर आपको काम करना है। लॉन्ग टर्म में कंपनी किस तरफ जा रही है वो हमको हर क्वार्टर में ट्रैक करके ही पता चलता है। कोई कंपनी एक दिन में खराब नहीं हो जाती। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि इंडिया शेल्टर अब यहाँ से बेकार हो गई, ये पैसा नहीं बनाएगी। ये अभी भी हो सकता है बहुत सारा पैसा बनाए, और कुछ लोग हो सकता है कि हाउसिंग फाइनेंस से नीचे गिर के ये देख के पैसा ऐड कर लें। बट मैं एज एक्टिव ग्रोथ इन्वेस्टर यही एडवाइस करूंगा कि हमारा काम ऐसा नहीं है कि हम कंपनी के स्टॉक प्राइस के हिसाब से डिसाइड करें कि हमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। हमें बिजनेस डायरेक्शन देखनी है और बिजनेस डायरेक्शन को समझना है, और अपना पोर्टफोलियो एलोकेशन इसी हिसाब से मैनेज करना है कि हम अच्छी से और अच्छी होती हुई कंपनीज में अपना एलोकेशन बढ़ाएं, और जो कंपनीज थोड़ा सा खराब हो रही है उससे और खराब होने के चांस भी बन सकते हैं, थोड़ा एक्सपोजर कम करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारी की सारी अपनी होल्डिंग्स बेच दें एकदम से। और ये देखिए थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में आपको ज़्यादा ज्ञान मिला होगा इंटरनेट पे, कि हमको जो है एक कंपनी में बने रहना है, 5-5 साल तक एक ही कंपनी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके देखना है और बेचना नहीं है। ऐसे कंपनीज हैं जो 10-10 साल तक हमें बेचने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी कंपनीज को फाइंड आउट करना है। देखिए हमें सोचना, जब इन्वेस्ट करना है उसके बाद यही देखना है कि ये कंपनी 5 साल 7 साल अच्छा कर सकती है क्या, यही सोच के इन्वेस्ट करना है। बट उसके बाद भूलना नहीं है, क्योंकि देखिए कर सकती है और करने में जो फ़र्क है, बस वही यहाँ पे फ़र्क है। कर सकती है कि नहीं करेगी, वो हर क्वार्टर के रिजल्ट्स को देख के ही समझ में आएगा कि क्या करेगी कंपनी, किस डायरेक्शन में जा रही है, और यही एज एक्टिव इन्वेस्टर हमारा काम है। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, एज एक्टिव इन्वेस्टर कैसे हम कंपनीज को ट्रैक कर सकते हैं और कैसे परफॉर्मेंस के बेस पे अपने पोर्टफोलियो एलोकेशन को डिसाइड कर सकते हैं, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरा नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।